ठीक है जी। मैं लास्ट क्लास से कंटिन्यू कर रहा हूँ कि हम लोगों ने रिसर्च के इंट्रोडक्शन में देखा कि हमारे पास बिजनेस रिसर्च है और अप्लाइड रिसर्च है। बेसिक रिसर्च और अप्लाइड है, सॉरी बिजनेस नहीं, बेसिक और अप्लाइड को बिजनेस रिसर्च भी कहते हैं। अप्लाइड में आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक है, कोई अल्टरनेट हो, चॉइस हो, उसमें से चूज करते हैं। और अगर आपके पास बेसिक रिसर्च है तो आप न्यू थ्योरी डेवलप कर सकते हैं अगले के काम को चैलेंज करके, और न्यू पर्सपेक्टिव आप प्रूव कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं उसकी रिसर्च को। एक्सटेंड मतलब आप ये समझ लें कि अगर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं एचआर में, से फॉर एग्जांपल आपका जो है वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हो गया, ट्रेनिंग्स हो गई, ठीक है, मॉनेटरी बेनिफिट तो नहीं है लेकिन ट्रेनिंग है, और आपका जो है वो एम्प्लॉय ऑफ द मंथ हो गया, या आपके सर्टिफिकेट्स आ गए, ठीक है, शील्ड्स आ गई। तो इस किस्म के जो है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट जो है आपको, तो इसमें ऐसा होता है कि इनका परफॉर्मेंस पे क्या फर्क आता है। अब इसमें से तीन थे, उसने दो पे काम किया है, का एक पे अगला रिसर्चर काम कर सकता है, तो आपने उसके काम को एक्सटेंड कर दिया, वो काम आपने खत्म कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब जैसे आपके फाइनेंस के हैं, ठीक है, जिसमें आपका जो है वो इंटरेस्ट रेट आ गया, एक्सचेंज रेट आ गया, ठीक है, और जीडीपी आ गया, ठीक है, ये चीजें आ गई। अब उन्होंने जो है इफेक्ट चेक किया है जीडीपी के साथ, एक्सचेंज रेट के साथ। आपने इन्फ्लेशन रेट के साथ कहा जी और कोई काम करेगा इसके ऊपर, तो आपने इन्फ्लेशन रेट के ऊपर काम कर दिया, उसको खत्म कर दिया उसकी रिसर्च को, तो ये आपने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो ये जो चीज है, इस तरह से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। और सेम अगर जो इकोनॉमी है, डिफरेंट इकोनॉमी है, कोई डेवलप कंट्री की इकोनॉमी उन्होंने कोई रिसर्च किया है, फाइनेंस के कोई फैक्टर्स चेक किए हैं वहाँ पे, तो आप वही फैक्टर्स अंडर डेवलप में कंट्री में कर रहे हैं या डेवलपिंग कंट्रीज में कर रहे हैं, तो इसका कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं कि वो फैक्टर्स इन इकोनॉमीज में कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अगर सेम इकोनॉमी में करेंगे तो फिर तो फर्क नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इस काम को टेस्ट भी कर सकते हैं, सेम मॉडल को आप टेस्ट कर सकते हैं। और अब जैसे नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स हैं, जो यंग एम्प्लॉइज हैं, आप लोग देख रहे हैं जी कि यंग एम्प्लॉइज को आप बोले जी आपको हम जो है वो रिटायरमेंट के कुछ जो बेनिफिट देंगे आपको रिटायर होने के बाद, आप वो बेनिफिट्स ले लें या अभी सैलरी में 10,000 का इंक्रीमेंट ले लें। हम कहेंगे जी हमें नहीं चाहिए रिटायरमेंट का बेनिफिट, 10,000 का इंक्रीमेंट दे दो। लेकिन जो नियर रिटायरमेंट होंगे, टॉप मैनेजमेंट होगी, वो 10,000 को क्या करेंगे, उनके मेडिकल के खर्चे बहुत है, ठीक है ना। तो वो क्या कहेंगे जी हमें मेडिकल का बेनिफिट दे दें। तो जब हम लेवल चेंज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में और फिर बेनिफिट्स की बात करते हैं, परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो अलग बात आती है। आप देखें जो आपका जो नीड हायरार्की है, उसमें हम पहले तो बेसिक से जाके एस्टेब्लिश हो रहे हैं, लेकिन जब एस्टेब्लिश लोग हैं उनको क्या चाहिए, उनको फिर चाहिए कि हमारा नाम जो है वो रहती दुनिया तक रहे, लोग हमें पहचाने याद करें, उनके लिए सर्वाइवल और पैसे मसला नहीं होता, डिफरेंट होता है ना। तो इसी तरीके से आपका जो सेम रिसर्च है वो डिफरेंट कैटेगरी के लोगों के लिए, डिफरेंट सोसाइटीज में उसकी अलग मीनिंग्स है। तो हम उस मॉडल को रेप्लिका करते हैं दूसरी जगह पर, देखते हैं कि वहां पे इसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। तो ये आपकी जो है वो रिसर्च में जो है वो आपका टेस्टिंग हो गया, ठीक है। अच्छा, हम करते किस तरह से, हम बात कर रहे थे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव की। क्वांटिटेटिव में नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट ज्यादा होता है, नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट ज्यादा है तो हम रिजल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं, कह सकते हैं कि जो लोग रह गए हैं वो भी इसी तरह से सोचते हो। क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारा जो नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट होता है, जो सैंपल साइज होता है, वो कम होता है। 8 लोग, 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, डिपेंड करते हैं। अगर 1,000 2,000 की पॉपुलेशन है तो हम जो है वो 20-25 लोगों का इंटरव्यू कर लेते हैं। लेकिन उनकी इस बात पे हम ये तो नहीं कह सकते कि पूरी सोसाइटी इस तरह से सोच रही है, लेकिन हमें उन रेस्पोंडेंट का इन डेप्थ व्यू मिल जाता है, जो कि इन डेप्थ व्यू हमें क्वांटिटेटिव रिसर्च में नहीं मिलता। ओवरव्यू मिलता है, हम बाउंड करते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन हम पूछ रहे होते हैं उनसे, इस काइंड ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। फिर हम उन रेस्पोंडेंट के एविडेंस को एनालाइज करते हुए जी 4-5 लोग जो है वो उनके, उनका जो पर्सपेक्टिव है वो कह रहा है जी के
एम्प्लॉयज की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी अगर आप उनको ट्रेनिंग्स करवाएंगे। हमने 15 लोगों से क्वालिटेटिव पूछा है, उसमें से 12 लोग जो है वो वन वे और अदर यही कह रहे हैं कि ट्रेनिंग्स का इफेक्ट पड़ेगा परफॉर्मेंस पे। ठीक है, फिर वो जस्टिफिकेशंस भी देंगे। किसी एक ने जी कहा जी ट्रेनिंग जो है वो करियर डेवलपमेंट में काम आएगी जी, करियर जो ट्रेनिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस में एम्प्लॉय अच्छा परफॉर्म करेगा। अब दोनों ने अलग अलग बात की है, लेकिन इज इंडिकेशन के ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो हम रेस्पोंडेंट के जवाब को जो है इस तरह से एनालाइज करके रिजल्ट निकालते हैं जी की जरूरत है। क्वांटिटेटिव क्या पूछेंगे, ट्रेनिंग की जरूरत है, यस, नो, we should be trained, we should have a training opportunities, I agree, disagree, strongly agree। ठीक है, एग्री डिसएग्री पे मार्क कर दिया। नहीं पता चला क्यों, जब पता किया तो एक कहता है जी कि मेरी करियर ग्रोथ में काम आएगी, दूसरा कह रहा है जी ऑर्गेनाइजेशन में हम कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। अलग अलग पर्सपेक्टिव आ गए ना, दोनों ने एग्री किया था। तो क्वालिटेटिव से वो जो इन डेप्थ वाला गैप है वो फिल होता है। लेकिन इन 10-15 लोगों के क्वालिटेटिव पे हम नहीं कह सकते कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन की जो 100 एम्प्लाई है, 200 एम्प्लाई है, वो सब ऐसा सोचते हैं। तो हम क्या करते हैं, डेटा ट्रायंगुलेशन करते हैं, क्वांटिटेटिव भी करते हैं और कुछ लोगों से क्वालिटेटिव रिसर्च भी कंडक्ट कर देते हैं। तो अब इस रिसर्च को मानते हैं ऑथेंटिकेट। एक रिसर्च का एवोल्यूशन आया ना, तो कुछ रिसर्चर कहते थे वो क्वालिटेटिव ही कंडक्ट करते थे, तो लोगों ने चैलेंज किया जी क्वालिटेटिव को आप जनरलाइज तो कर नहीं सकते, तो शिफ्ट हो गए क्वांटिटेटिव की तरफ। तो क्वालिटेटिव वालों ने कहा जी आप जनरलाइज तो कर रहे हैं लेकिन इन डेप्थ व्यू किधर है। तो तीसरा आ गया डेटा ट्रायंगुलेशन, क्वांटिटेटिव भी करें और उन लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ इन डेप्थ इंटरव्यू भी करें। वो जनरल रिजल्ट जनरलाइज भी हो जाएगा, उसका इन डेप्थ व्यू भी आ जाएगा। लेकिन अगेन ये डिपेंड करेगा आपकी रिसर्च के ऊपर, अगेन डिपेंड करेगा आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर कि आपको दोनों पर्सपेक्टिव चाहिए या कोई एक चाहिए। दोनों का मतलब जनरलाइज और इन डेप्थ, एक का मतलब है या आप कुछ जनरलाइज करना चाहते हैं रिजल्ट को या आप उसको इन डेप्थ देखना चाहते हैं। तो रिसर्च ऑब्जेक्टिव के हिसाब से आपकी रिसर्च डिजाइन होती है, गलत रिसर्च कोई भी नहीं होती। ठीक है, डेटा ट्रायंगुलेशन, ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगुलेशन, डेटा ट्रायंगुलेशन कहते हैं। एक्सटेंड करने में जो उसका रिमेनिंग काम है ना, आप उसको कंप्लीट कर रहे हैं, वो आपको रिकमेंडेड करेगा कि फ्यूचर रिसर्चर इस पे काम कर सकते हैं। तो आप साइट करेंगे जी हमने रिसर्च पेपर्स पढ़े, ठीक है, उसमें से जो करंट रिसर्च पेपर है वो रिकमेंडेड कर रहा है कि आप फ्यूचर रिसर्चर इस पे काम कर सकते हैं। अगर वो पुरानी रिसर्च है, 2015 की रिसर्च है या 2010 की रिसर्च है, वो कह रहा है जी फ्यूचर रिसर्चर इस पे काम कर सकता है, तो बीच में कितने साल आ गए, 5-10 साल का गैप आ गया। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उसने खुद काम नहीं किया हो या किसी दूसरे रिसर्चर ने काम नहीं किया हो। तो इसलिए हम अगर किसी काम को एक्सटेंड करना चाहते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि हम जो रिसर्च पेपर देखें वो रिसेंट देखें। लोकेशन आप भले सेम रख ले कुछ, क्योंकि आपके जो डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसके फैक्टर्स डिफरेंट हैं, आपके क्वेश्चंस डिफरेंट आएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो मैंने आपको अभी सिखाया ना कि आपको जो रिसर्च का है, अच्छा हम अभी ओवरव्यू में जा रहे हैं, आप पॉइंट्स नोट करें, ये सारी जो पॉइंट्स है ना आपकी चैप्टर्स के साथ क्लिक करेंगे। ठीक है, आप जस्ट अंडरस्टैंडिंग रख लें कि रिसर्च का डिफरेंट, बेसिक, अप्लाइड। बेसिक के 3 टाइप्स, ठीक है, और अप्लाइड आपकी जो हो प्रॉब्लम सॉल्व के लिए है, बेसिक आपकी नॉलेज एक्सटेंशन के लिए है, एकेडमिक प्रूफ के लिए है, और फिर क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इसके टाइप हो गए, ये आपने देख लिया। और जो आप रिसर्च गैप आप कैसे फाइंड करेंगे जी, आप उसका मेथड चेंज कर सकते हैं, आप उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, आप उसके रेस्पोंडेंट चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप देख रहे हैं। तो आपका जो क्रिटिकल रिव्यू लिटरेचर है ना वो इसी तरीके से है, आप 4-5 पेपर पढ़ लें, 10 पेपर पढ़ लें, डिफरेंट लोकेशन से होंगे, आपकी लोकेशन उसमें नहीं आ रही होगी जहाँ पे आप काम करना चाहते हैं, तो आप रिसर्च गैप क्रिएट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं।
आपने 10-12 पेपर्स पढ़े, उन सब ने जो है वो आपको पता चला कि एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, उसमें एक डायमेंशन लोगों ने छोड़ दिया, इस पे काम होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे से फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं जी कि बिजनेस पे बात हो रही है, ठीक है, तो होम बेस्ड बिजनेस पे बात हो रही है। जब हम होम बेस्ड बिजनेस की बात करते हैं तो मोस्टली वुमन साइड जहन में आता है। तो क्या मर्द होम बेस्ड बिजनेस नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो क्या उस पे कोई स्टडी मौजूद है कि जो मेल है जो होम बेस्ड बिजनेस कर रहे हैं, उनका इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है? होम बेस्ड बिजनेस में फीमेल तो है, लेकिन मेल का कितना रेशियो है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या है? होम बेस्ड बिजनेस की जब भी बात करते हैं तो फीमेल की बात सामने आती है, मेल की क्यों नहीं आती? एक गैप मिल रहा है। भाई हमने इतनी सारी होम बेस्ड पे स्टडीज पढ़ी, सारे वुमन पर्सपेक्टिव को देख रहे थे, लेकिन हमारी सोसाइटी में कुछ मर्द भी हैं जो होम बेस्ड बिजनेस करते हैं। हमारी स्टडी इस पे फोकस करेगी। आपको रिसर्च गिव मिल गया, आपने ऐसे लोग आइडेंटिफाई किए जो होम बेस्ड बिजनेस करते हैं और मेल हैं, उसका डेटा कलेक्ट करके आपने उसकी रिपोर्ट बनाई, आपका कंट्रीब्यूशन हो गया, आपका बीबीए का प्रोजेक्ट बन गया। तो ये जो आपने लिटरेचर को स्टडी किया, उनके पॉइंट्स को कलेक्ट किया, उनकी लोकेशन को, उनके मेथड को, उनके जो टारगेट ऑडियंस है उनको आपने स्टडी किया, अपनी रिपोर्ट में कोट किया, और फिर उसमें से गैप निकाला कि ये गैप रहता है, इस पे हम काम करेंगे। दिस इज कॉल्ड क्रिटिकली रिव्यूइंग द लिटरेचर। लिटरेचर रिव्यू आप पढ़ रहे हैं, दूसरी स्टडीज भी पढ़ रहे हैं, दूसरे लोगों के काम भी पढ़ रहे हैं, रिसर्च भी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर उसको पढ़ने के बाद जब आप उसको फॉर्मुलाइज कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट के अंदर, तो क्रिटिकली कैसे करेंगे? क्रिटिकली फिर उनको आप कंपेयर और कंट्रास्ट करके और उसमें से अपने लिए बात निकालेंगे, बनाएंगे। ये आपका जो है वो क्रिटिकल रिव्यू में आता कर सकते हैं। आप डिफरेंट एज ग्रुप्स के ऊपर देख सकते हैं। कोई एज ग्रुप है जो रिसेंटली उसके अंदर इवॉल्व हुआ है, पहले नहीं था, तो आप कर सकते हैं उसको, कर सकते। लेकिन ऐसे आप कभी भी नहीं लिखेंगे कि इस पे पहले कभी रिसर्च हुई ही नहीं है। दिस इज अ फर्स्ट टाइम रिसर्च। आप रिसर्च कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इट्स नॉट अ सर्च, इट्स अ रिसर्च। हो ही नहीं सकता। हाँ, आप कह सकते हैं कि रेयर रिसर्च हैव बीन कंडक्टेड ऑन दिस इश्यू। कुछ कम स्टडीज हैं जो इसके ऊपर हुई है। फिर उन स्टडीज को आप कोट भी करेंगे कि ये 4-5-6 स्टडीज हमने पढ़ी हैं, लेकिन दे आर नॉट सफिशिएंट, ज्यादा काम की जरूरत है, तो हम इसको और इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, इसको हम टेस्ट कर रहे हैं। ये मैं आपको बीबीए प्रोजेक्ट के हिसाब से मैं आपको एक की पॉइंट बता रहा हूँ, जैसे रिसर्च गैप की और प्रॉब्लम की। जब तक आपके काम की जरूरत नहीं है तो फिर आपने किया क्यों? और एग्जामिनर आते आते ही आपको शाबाश नहीं देगा, वो आपको आपके काम को रिजेक्ट कर देगा कि गलत है। अब इससे दो बातें हो सकती है, या तो आप लोग डर जाएं कि हमारा काम गलत है, एग्जामिनर ने बोल दिया गलत है, या आप उसको एज एन अपॉर्चुनिटी ले लें अपने काम को डिफेंड करने की। उसने आपको मौका दिया डिफेंड करने का, आपने खुद किया है ना। सर जरूरत है ना, जोग्राफिकली कल्चर वैल्यूज डिफरेंट है, बिहेवियर डिफरेंट है, हमने अलग जगह पे किया है, तो सर ये जस्टिफिकेशन तो बनती है ना। सर आप इतनी सारी स्टडीज देख लें, इन्होंने होम बेस्ड बिजनेस को वुमन पे टेस्ट किया, हम इसको मेल पे टेस्ट कर रहे हैं, जस्टिफिकेशन है ना, कंट्रीब्यूशन है ना। हाँ बेटा ठीक है, सही है, फिर दूसरा सवाल पूछेंगे। तो डरना नहीं है, उनके सवाल का जवाब देना है, उसके जवाब की प्रिपरेशन रखनी है। क्योंकि बीआरएम आप पढ़ के जाके बीबी के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, जब प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो वहां पे कोई प्रॉब्लम तो होनी चाहिए ना, कोई गैप तो होना चाहिए। अगर आप बेसिक रिसर्च कर रहे हैं, अगर अप्लाइड आप किसी इंडस्ट्री का प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं, तो फिर भी आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई तो करना होगा कि मैनेजमेंट को कंफ्यूजन है, वो सिंपली जो है वो इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उनकी जजमेंट है,
लेकिन उसको फील्ड से प्रूव करना, कस्टमर्स का डेटा एनालिसिस करना, ट्रेंड्स देखना, उन ट्रेंड्स पे फोरकास्ट करना, ये तो रिसर्चर का काम है ना। फिर उस पे मैनेजमेंट डिसीजन, क्या डिसीजन लेती है वो मैनेजमेंट का काम है, लेकिन एक जो है वो थ्रू डेटा, जिसमें बायसनेस नहीं है, मैनेजर की जजमेंट नहीं है, रिसर्चर की जजमेंट नहीं है, मार्केट बता रही है अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कि आपको क्या अल्टरनेट लेना चाहिए। जब डेटा बोलता है इसका मतलब है आपके वो कस्टमर, क्लाइंट्स, आपकी इंडस्ट्री बोल रहे हैं, ठीक है। उस पे फिर हमारे जो जजमेंट होती है उसमें रिस्क का फैक्टर कम होता है, कैलकुलेटेड रिस्क होता है। सही है। तो ये आपका जो रिसर्च का हो जाएगा। तो ये जो फार्मूलेटिंग रिसर्च डिजाइन की बात हुई, तो जी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव आपके रिसर्च डिजाइन है। आप डेटा को टेस्ट कर रहे हैं, आपकी डिडक्टिव रिसर्च है। थ्योरी डेवलप कर रहे हैं, उसको चैलेंज कर रहे हैं, ये आपकी इंडक्टिव रिसर्च है। इंडक्टिव, हम थ्योरी को डेवलप कर रहे हैं जी, इंडक्टिव है। थ्योरी को टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा, थ्योरीज क्या है? हम पढ़ते हैं मार्केटिंग में, हम मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ कुछ थ्योरीज, ठीक है। ये बातें ज़्यादा हो रही हैं तो थोड़ा सा स्क्रीन भी देख लेते हैं ना। बंद हो जाओ। हम बहुत देर से थ्योरी थ्योरी कर रहे हैं, थ्योरी क्या क्या टेस्ट कर रहे हैं कि ठीक है, मार्केटिंग थ्योरीज, बैलेंस स्कोर कार्ड, द मार्केटिंग मिक्स, स्टेक होल्डर मैपिंग, ये मुख्तलिफ आपकी थ्योरीज आ रही हैं जो आपकी मार्केटिंग से रिलेटेड है। इसी तरह से आप जो है वो फाइनेंस की थ्योरीज जो है वो भी देख सकते हैं, एचआर की भी थ्योरीज देख सकते हैं। अगर हम कहते हैं जी के आपकी जो मैनेजमेंट हायरार्की है उसका एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है। अब एम्प्लॉइज को कोई काम करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स हायरार्की है जिसके लिए लॉट्स ऑफ अप्रूवल चाहिए, उसके बाद जाके उनको आगे एक्शन ले सकते हैं। लेकिन एम्प्लॉय को सिंगल हेड के साथ बस अप्रूवल चाहिए, आगे जाके अपना काम करेगा। तो वो स्ट्रक्चर इजी है, या जो आपके पास थ्रू प्रोसेस 4-5 लेयर्स के साथ पास होके फिर आपके पास पहुंचेगा जी, अब आप एग्जीक्यूट करें। तो एक थ्योरी है कि जी ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्की है उसका एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे फर्क पड़ता है, या ऑर्गेनाइजेशन की जो हायरार्की है उसका एम्प्लॉइज की जो है वो टर्नओवर पे इफेक्ट पड़ता है। तो दीज आर थ्योरीज। अच्छा, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे जिसमें कॉम्प्लेक्स हायरार्की है, आप उनका टर्नओवर रेट चेक करेंगे। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हायरार्की उसकी जो है वो लेयर्स कम है, आप उसका टर्नओवर चेक करेंगे। ऐसी कुछ ऑर्गेनाइजेशन आप चेक करेंगे, उनका इंटरव्यू करेंगे, फिर आप रिजल्ट्स देखेंगे जी कि वाकई ये थ्योरी सही है या गलत है। कि हमने ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस देखी जिनके ऊपर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, तो वहां पे टर्नओवर हमने देखा जी कि ज्यादा है या कम। अब आप आके रिजल्ट शेयर करेंगे जी हमने थ्योरी देखी कि हायरार्की जो है वो थ्योरी कहती थी कि हायरार्की अफेक्ट कर रही है टर्नओवर पे, जॉब परफॉर्मेंस पे। तो हमारी फाइंडिंग्स के साथ मैच हो रही हैं, इसके साथ कंट्राडिक्ट हो रही हैं। मैचिंग में है तो क्यों, कंट्राडिक्ट है तो क्यों? दैट्स इट। रिसर्च में सही या गलत नहीं है, कंट्रीब्यूशन है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, जस्टिफिकेशन है। पास या फेल नहीं है, आपका कंट्रीब्यूशन है। ये थोड़ा डिफरेंट है रिसर्च में, ठीक है। तो उसमें ये हमारी रिजल्ट्स मैच नहीं कर रहे, अब क्या हुआ, गलत हो गया? नहीं। फिर हम ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि उसमें क्या डिफरेंट था, वो जो थ्योरी थी वो कौन से कॉन्टेक्स्ट में टेस्ट हुई, वहां के लोग क्या करते थे, बिहेवियर क्या था, ठीक है, और फैक्टर्स क्या थे जो इन पे इफेक्ट कर रहे थे। कॉस्ट ऑफ लिविंग हो सकती है, हो सकता है कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा हो इसलिए निकल रहे थे वहां से, ठीक है।
ये मुख्तलिफ फैक्टर्स भी हम देख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं हमारी फाइंडिंग्स में। तो अच्छा, मार्केटिंग की थ्योरी, एक रेड ओशन ब्लू ओशन थ्योरी, अगर आप इस पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएगी। रेड ओशन ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी मार्केटिंग की, हम इस थ्योरी को टेस्ट करते हैं जी। रेड ओशन क्या है? रेड ओशन वो है जहां पे आपकी प्रोडक्ट के कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे बैठे हुए हैं। ब्लू ओशन क्या है? जहां पे आपकी कंपटीशन लेस है। तो ये थ्योरी कहती है जी कि जहां पे आपका रेड ओशन होगा, आपके जो है वो बिजनेस में एंट्री सस्टेन करना, ग्रो करना मुश्किल है। ब्लू ओशन में अगर आपके पास कॉम्पिटिटर्स कम है तो आपके लिए ये चीज ऐसे होगी, ठीक है। अब कॉमन सेंस कहता है, दिल कहता है, ये सच कह रहा है, लेकिन इस चीज को, मैं तो रिसर्चर हूं, वो भी रिसर्चर है, कोई मैनेजर है, ये तो ह्यूमन आंसर है। हमें इस चीज को एकेडमिकली टेस्ट करना पड़ेगा, वाकई ऐसा है या नहीं है। फिर हम जाके जो बिजनेस है, कोई रेड ओशन वाले कुछ बिजनेस का हम देखेंगे कि उनका प्रॉफिट मार्जिन क्या आ रहा है, उनकी बिजनेस स्ट्रेटजी कैसे है, वो रिलैक्स्ड है या नहीं है। हम जो ब्लू ओशन में ऑपरेट कर रहे हैं उनको जाके देखेंगे, उनके प्रॉफिट मार्जिन को देखेंगे जी, आपकी जो प्रॉफिट है, बिजनेस एक्सपेंशन है, आपकी जो स्ट्रेटजीज हैं वो क्या है, उनका क्या डिफरेंस है। तो हम इस रेड ओशन ब्लू ओशन थ्योरी को अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में टेस्ट कर रहे हैं। वो लोकेशन डिफरेंट थी, हम डिफरेंट लोकेशन पे आ गए। आ रही बात समझ में? तो हम थ्योरी को टेस्ट कर रहे हैं गैप देख के। हम नई थ्योरी भी डेवलप कर सकते हैं, ये हम कह सकते हैं जी कि देयर इज आल्सो अ ग्रे ओशन। थ्योरी है जिसमें रेड ओशन ब्लू ओशन, एक ग्रे ओशन भी है। उसकी जो मार्केट है बहुत वॉलेटाइल है। अब मैं हवा में फेंक रहा हूँ, ठीक है, नई चीज बनाने के लिए। ठीक है, कि हम एक नई चीज लेके आ रहे हैं जी। अब तक तो थ्योरी में, मार्केटिंग थ्योरी में सिर्फ रेड और ब्लू ओशन था, हमने ग्रे ओशन भी डिस्कवर किया है। देयर इज अनदर मार्केट स्पेस दैट इज ग्रे ओशन। उसमें क्या होता है हम लोग डिक्लेयर करेंगे, उस पर हमने जो टेस्ट परफॉर्म किए होंगे वो हम शेयर करेंगे। अब क्या होगा, जो दूसरे रिसर्चर होंगे वो हमारे इस ग्रे ओशन को या तो चैलेंज करेंगे या टेस्ट करेंगे कि दूसरी जगह पे कि उधर भी ग्रे ओशन होता है कि नहीं होता है। तो ये रिसर्च इस तरह से चलती है। ठीक हो गया? तो अच्छा, फिर बीआरएम, बिजनेस रिसर्च मेथड्स। पहले तो हम उस काम को समझे ना जिसको हमें टेस्ट करना है, जिसमें मेथड्स अप्लाई करना है। आपका क्वालिटेटिव था, क्वांटिटेटिव था, क्वेश्चंस थे, आपके मेथड्स हैं। लेकिन आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या आप अकेडमिक में कर रहे हैं, बेसिक रिसर्च में आ रहे हैं या अप्लाइड रिसर्च में आ रहे हैं। आपकी जो रिपोर्ट है वो अप्लाइड रिसर्च के ऊपर आ रही है या आपकी बेसिक रिसर्च में आ रही है, ये आपसे क्वेश्चन हो सकता है। तो टेक्निकली आपने इन चीज़ों को समझा, और फिर आप जो अपनी बीबीए की प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे वो मोस्टली हम जो है वो जो मेरे पास हुई थी लास्ट सेमेस्टर 3 में, अभी मेरे पास नहीं है, तो उसमें हम लोगों ने उसको बस थ्योरी को टेस्ट किया था। टाइम कम होता है, तो जो हम थ्योरी को चैलेंज करते हैं तो फिर उसके लिए हमें बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो या तो हम एक्सटेंड करते थे, जो रिमेनिंग फैक्टर्स होते थे उन पे काम करते थे, या हम उसको डिफरेंट लोकेशन में टेस्ट कर रहे होते थे। तो हम बीबीए की रिपोर्ट जो प्रोजेक्ट किया वो इस तरह से बनाते थे। ठीक हो गया? अच्छा, तो इस काम को करने के लिए हमारे पास सैम्पलिंग है। सैम्पलिंग आपकी दो आती है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपकी आती है। प्रोबेबिलिटी में आपको पॉपुलेशन का पता होता है कि कितने लोग हैं क्लास में। मुझे पता है कि 60 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, सैंपल साइज मुझे पता है। पूरे हैदराबाद में कितने स्टूडेंट्स हैं मुझे नहीं पता, पूरी सिंध में कितने स्टूडेंट्स हैं मुझे नहीं पता। नॉन प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। जहाँ पे पॉपुलेशन का पता नहीं है वो नॉन प्रोबेबिलिटी है, जहाँ पे पॉपुलेशन का पता है वो प्रोबेबिलिटी है। बाकी ज़्यादा सैम्पलिंग जो है वो हम, इसके टाइप्स जो है वो हम लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो जब हम डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास, हमें उनकी सैम्पलिंग करना होती है डेटा। अच्छा, सैम्पलिंग तो हम करेंगे, लेकिन निगोशिएटिंग एक्सेस
मैंने कहा ना कि आप ऑर्गेनाइजेशन में जाएं जो रेड ओशन में ऑपरेट कर रही हैं, जो ब्लू ओशन में ऑपरेट कर रही हैं, वो मुझे डेटा क्यों देंगे, मेरे रिसर्च में क्यों कंट्रीब्यूट करेंगे? वो तो मुझे जानते भी नहीं, मुझे अपनी कंपनी में क्यों आने देंगे? मुझे गेट कीपर ही वापस कर देगा। ये किस लिए आए हैं, विजिटर हैं जी, किस लिए डेटा कलेक्ट करने के लिए आए हैं, कौन सा डेटा? वो मुझे जी प्रॉफिट्स वगैरह देखने, स्ट्रेटेजी चेक करनी है जी, बड़ी बात है, आप हमारे प्रॉफिट देखने आए हो। ठीक है। निगोशिएटिंग एक्सेस, हमारी तो ख्वाहिश है कि हमें डेटा मिल जाए, हम रिसर्च कर ले, लेकिन हमें आगे से परमिशन भी मिलती है या नहीं मिलती? ठीक है ना। जी नेक्स्ट वीक की प्रेजेंटेशन हम पहले समझ तो लें कि हमें क्या काम करना है, तो प्रेजेंटेशंस भी होंगी ना। मैं इसीलिए ये सारी मैंने स्लाइड्स खोली हुई है टॉपिक्स के हवाले से। ठीक है, हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंटेशंस के ऊपर। ये बस मैं ख़त्म करता हूँ आपको, उसके बाद गूगल स्कॉलर सिखा के और फिर आपको थोड़ा, फिर आपको टाइम देता हूँ। तो निगोशिएटिंग एक्सेस जो वो हमें हमें बताना पड़ता है, हमें मल्टीपल विजिट्स करनी पड़ती हैं, इंट्रोडक्टरी विजिट हो गया, फिर हम, अब उनका प्रॉब्लम है, हमने उनसे पूछा ही नहीं, अपनी तरफ से इमेजिन किया कि कंपनी में ये इशू चल रहा है। जी आप बाहर से खड़े होकर कैसे बात कर सकते हैं? हम मैनेजर्स के साथ डिस्कशन होती है जी, हम इन प्रॉब्लम को देखना चाहते हैं, कहते हैं ये तो हमारे प्रॉब्लम है ही नहीं, हमारे तो प्रॉब्लम ये है। अच्छा, तो फिर हम इनमें से कौन से पे बात कर सकते हैं सर? आप इन प्रॉब्लम पे बात कर सकते हैं, वापस ऑफिस आते हैं, नया क्वेश्चन डेवलप करते हैं, फिर उनको जाके दिखाते हैं जी हम ये सवाल पूछेंगे आपके स्टाफ से। नहीं जी, ये सवाल आप नहीं पूछ सकते हो। ठीक है, नहीं पूछ सकते आप ये सवाल, हमारी सिक्योरिटी है, प्राइवेसी, नहीं बता सकते। अच्छा, फिर आप क्वेश्चन अप्रूव हो गया, फिर वो कॉल करेगा जी एक रिसर्चर आ रहा है, इसको आप सपोर्ट करें। फिर हम वहां पहुंचते हैं, एम्प्लॉय को अपना डर लगा होता है, यार ये तो मेरी परफॉर्मेंस चेक करने आया है, आगे रिपोर्ट चली जाएगी, मेरी जो चीज छुपी हुई थी वो जाहिर हो जाएगी, मैं क्यों जवाब दूं? ठीक है। अच्छा, कुछ सवाल ऐसे होते हैं, आप किसी से आपको एनुअल इनकम पूछना है, आप पूछे ना जी एनुअल इनकम क्या है, वो कहेगा आप इनकम टैक्स से आए हो, मेरे साल के पैसे पूछ रहे हो। आप उससे पूछ रहे डेली कितना कमा लेते हैं जी, 500 हजार रुपये कमा लेता हूँ। अगर डेली के 1000 रुपये आ रहे हैं तो महीने के कितने हो गए? 20,000। साल के कितने हो गए? 3,60,000। ठीक है, तो आप उससे सवाल पूछ रहे हैं डेली वेजेस का, आपके रिसर्च की रिक्वायरमेंट थी 1 साल की, 1 साल से वो रिलेक्टेंट था, तो आपने क्या पूछ लिया? डेली का पूछ लिया। तो ये टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, तो आपने सवाल को चेंज कर देना है उसको उस हिसाब से। तो ये जो आपका नेगोशिएटिंग एक्सेस और रिसर्च में आ रहा है, तो नेगोशिएटिंग एक्सेस जो है वो इतना इजी नहीं होता कि वो रिस्पॉन्ड करें, फिर सही रिस्पॉन्ड करें। आपका रिसर्च का टाइम जो आपके पास तो है, आप उन चीज़ों पे काम कर सकते हैं जो आपके हाथ में। अब रिसर्च का टाइम देना, जवाब देना, उसको अप्रूव करना, ये आपके हाथ में नहीं है। तो आप अपने रिसर्च की जो टाइमलाइन सेट करेंगे वो आपके टाइमलाइन से नहीं चलेंगे, जब दूसरे लोगों का पार्ट होगा वो अपने हिसाब से चलेंगे। तो आपको अपनी रिसर्च का वो टाइम भी सेट करना है नेगोशिएटिंग एक्सेस के हिसाब से। और आपकी रिसर्च से उनका क्या बेनिफिट है कि वो आपको ऑफिस भी आने दें, लोगों से बात भी करने दें, उनका क्या बेनिफिट है? अगर आपकी रिसर्च से उनका कोई प्रॉब्लम सॉल्व होता है और वो भी फॉर फ्री, तो आपकी लर्निंग हो गई, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया फॉर फ्री, विन विन सिचुएशन हो गई। ठीक है, आ रही है बात समझ में? अच्छा, कोई निगोशिएटिंग एक्सेस में हम लोग जब रेस्पोंडेंट से बात करते हैं जी, अ, जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उनको हम आइसक्रीम खिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, ठीक है, कोई गिफ्ट होगा। तो बाहर हमारे पास कोई आता था ना ऐसे क्वेश्चन फिल करवाने के लिए, कोई बिस्किट का टिकी पैक, ठीक है, या कोई टॉफी, कोई चॉकलेट, कोई चीज लेके आता था सर। अच्छा, बात करने से पहले ही, सर प्लीज हैव दिस। अब हमने ले लिया, हम खाना शुरू हो गए, सर प्लीज फिल दिस फॉर्म। अब वो खा भी रहे हैं, फॉर्म भी फिल कर रहे हैं। इट वॉज अ टेक्निक। और हम भी ऐसे थोड़ा डल होके बैठे होते थे काम के लोड की वजह से,
कोई चीज मिल गई ऐसे तो थोड़ी फ्रेशनेस आ जाती थी, तो वो देख के पढ़ के सही तरह से सॉल्व करते थे। तो जब हम निगोशिएटिंग एक्सेस की बात करते हैं तो विन विन सिचुएशन हमें क्रिएट करना पड़ती है, उनकी जो सीक्रेसी प्राइवेसी है उसको इंश्योर करना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपकी निगोशिएटिंग एक्सेस में आ जाती हैं। ठीक है, बाकी तो आपके जो डेटा कलेक्शन और एनालिसिस के मेथड्स हैं वो हम करेंगे। तो ये आपकी रिसर्च है जिस पे हम चलेंगे। मेरा ये एक्सप्लेन करने का जो मकसद था वो ये था कि आपको अपना रिसर्च टॉपिक चूज करने में आसानी हो। ठीक है, नोट्स आपके पास सारे पड़े हुए हैं, बुक भी पड़ी हुई है, आप इसमें से कोई भी टॉपिक चूज करके उस टॉपिक को प्रेजेंट करें। ठीक है। अच्छा, मैं आपको जैसे लास्ट टाइम क्लास में किसी ने कहा था कि सर हम थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं और हमें प्रैक्टिकल स्किल्स नहीं आ रही इससे ना। तो मैं आपको गूगल स्कॉलर का जो यूज़ है कोई रिसर्च पेपर का, हम ये पढ़ते हैं, लेकिन मैं जो है वो इन क्लास हम थोड़ी 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं, क्योंकि हम टॉपिक शिफ्ट कर रहे हैं। हम जो इंट्रोडक्शन टू रिसर्च और इसके जो मेथड है इसमें से निकल के हम जो है वो एक रिसर्च पेपर को सर्च करना, पढ़ना, इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है। तो हम थोड़ी सी 5 मिनट की ऐसी बैठे बैठे ब्रेक लेते हैं और फिर हम इसको गूगल स्कॉलर पे कंटिन्यू करते हैं। हमारा जहन भी तो स्विच हो ना। अच्छा, इसमें अगर किसी को कोई सवाल